गद्य साहित्य के विकास के बाद में अब हम बात करते हैं गद्य की विधाएं और गद्य के स्वरूप के बारे में। तो गद्य साहित्य जो है उसकी बहुत सी विधाएं हैं हिंदी साहित्य में। प्रारंभिक जो विधाएं हैं जैसे नाटक साहित्य है, कथा साहित्य है, निबंध साहित्य है, इनका विकास तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हो गया था। लेकिन उनके बाद में अन्य जैसे जिस तरह से रचनाकार आते गए वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी और अपनी अपनी सृजनात्मकता और रचनात्मकता के आधार पर उन्होंने अलग अलग विधाओं का विकास उन्होंने किया। तो गद्य विधाओं में गद्य के जो पाठ हैं, गद्य की जो मुख्य विधाएं हैं, उनमें हम मुख्य रूप से देखते हैं नाटक साहित्य, क्योंकि नाटक साहित्य को अलग से इसलिए रखा गया नाटक और कथा साहित्य को क्योंकि ये दोनों प्रारंभिक साहित्य हैं और ये संस्कृत से साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, संस्कृत साहित्य से भी शुरू हुए हुए हैं, इसलिए हम उनको प्रारंभिक साहित्य के अंतर्गत मानते हैं। तो सबसे पहले जो नाटक साहित्य है, नाटक साहित्य को अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका मंचन रंगमंच पे इसका मंचन किया जा सकता है, इसकी शिक्षण विधियां और इसको पढ़ाने का उद्देश्य अलग होता है, इसलिए नाटक साहित्य को अलग रखा गया है। कथा साहित्य भी इसीलिए अलग रखा गया है। तो नाटक साहित्य में सबसे पहले एक आता है नाटक, एकांकी और लघु नाटिका। इन विधाओं को नाटक को तीन विधाओं में इसलिए बांटा गया है क्योंकि इसमें इस विधा का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे नाटक जो होता है वो एक मुख्य घटना को लेकर के चलता है, संपूर्ण जीवन चरित्र के साथ में चलता है और इसका समय पढ़ने में लगने वाला जो समय होता है वो 3 घंटे से अधिक होता है। एकांकी जो है वो छोटा नाटक का ही छोटा स्वरूप होता है, उसमें उसी तरह से मुख्य पात्र वगैरह होते हैं और पात्रों के साथ साथ में इसका रंगमंचीय अभिनय भी किया जा सकता है, इसलिए और लेकिन इसको लगने वाला जो समय होता है और इसमें जो अंक होते हैं वो अंकों की संख्या कम होती है, इसलिए एक अंक की जो एकांकी होती है इसमें दृश्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसमें अंक एक होता है, इसीलिए इसका नाम एकांकी पड़ा है। तो नाटक के बाद में एकांकी साहित्य आता है, इसको पढ़ने में 1 घंटा के आसपास समय लगता है। और लघु नाटिका इसका सबसे छोटा स्वरूप होता है जिसमें कोई अंक नहीं होता है, एक छोटी सी घटना या छोटे से विषय पर आधारित होती है और इसको पढ़ने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार इसी समय के आधार पर हमने कथा साहित्य को 3 भागों में बांटा है। पहला है उपन्यास साहित्य। उपन्यास साहित्य भी सबसे पुरानी विधा है और इसको पढ़ने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लगता है और यह एक उपन्यास एक मुख्य, इसमें उपन्यास के साथ में बहुत सारी अंतर कथाएं भी चलती रहती हैं और इसका वर्ण्य जो विषय वस्तु होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसी के समकक्ष होता है कहानी। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास की तरह ही ये भी एक संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन करती है। और उसके बाद में आती है लघु कथा। लघु कथा लघु नाटिका की तरह 5 से 10 मिनट में पढ़ी जाने वाली छोटी सी एक कहानी का स्वरूप होता है जिसमें बहुत छोटी सी बात को कुछ एक शब्दों में कहानी के रूप में डाल करके बताया जाता है। इन नाटक साहित्य और कथा साहित्य के बाद में अन्य महत्वपूर्ण जो गद्य की विधाएं हैं उनमें है सबसे महत्वपूर्ण आता है निबंध। निबंध के भी बहुत से स्वरूप हैं, जैसे व्यंग्यात्मक है, ऐतिहासिक है, वर्णनात्मक है, वैज्ञानिक है, घटनात्मक है। इस तरह से निबंध के भी बहुत से स्वरूप होते हैं। जो इसमें वर्णित जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु के आधार पर निबंध का वर्गीकरण किया जा सकता है। उसके बाद में आता है गद्य की अन्य विधाओं में आती है आत्मकथा। आत्मकथा वो होती है जो एक लेखक अपने स्वयं के जीवन के बारे में प्रत्येक घटना का वर्णन करता है, उसमें उसको निष्पक्ष रह करके बिना किसी भेदभाव के और संपूर्ण सच्चाई के साथ में सारी बातों को प्रस्तुत करना होता है, इसलिए ये आत्मकथा होती है। और उसके बाद में आती है जीवनी। जीवनी किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई जब प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य एक व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति जब लिख रहा होता है तो वह जीवनी कहलाती है। उसमें वह खुद भी एक पात्र के रूप में हो सकता है, वो आत्मकथात्मक शैली हो जाती है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा का किसी भी स्थान की यात्रा के बारे में किया गया वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। संस्मरण, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान की यात्रा या किसी भी व्यक्ति के बारे में जो किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की जो यादें होती हैं, जैसे आपके जीवन में कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आया और उसके बारे में अगर आप याद करके सारी बातें लिख रहे हैं तो वो संस्मरणात्मक बात हो जाती है जिसमें लेखक भी स्वयं एक पात्र होता है। फिर आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र के माध्यम से शब्दों के माध्यम से चित्रात्मक वर्णन किया जाता है, वह रेखा चित्र होता है। रिपोर्टाज होता है जिसमें रिपोर्टाज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रिपोर्ट। तो किसी भी घटना या कालक्रम या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में
जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, रिपोर्ट के स्वरूप में एक एक आंखों देखा हाल जो वर्णन किया जाता है उसको रिपोर्टाज कहते हैं। और आलोचना साहित्य जिसमें समान रूप से गुण और दोषों को विवेचना की जाती है वह आलोचना साहित्य होता है। तो इतने जो गद्य की जो विधाएं हैं, बहुत सारी नाटक, कथा, निबंध, आत्मकथा, एकांकी, तो इन सब विधाओं को चूंकि इन सब विधाओं का स्वरूप अलग होता है, इनकी विषय वस्तु अलग होती है, इनको पढ़ाने का, इनको लिखने का, इनका सबका उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे आत्मकथा में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने जीवन के संपूर्ण प्रसंगों को वर्णित करता है ताकि उनसे दूसरे व्यक्ति शिक्षा ले सकें, सीख सकें उनके अनुभवों से। वैसे ही जीवनी जो होती है वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में होती है ताकि उनके किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन को जान सकें, समझ सकें और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ले सकें। यात्रा वृत्तांत किसी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर जो अलग अलग विधाएं हैं, इनको पढ़ाने के लिए भी हमें अलग अलग प्रकार की विधाओं का, युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो गद्य पाठ के जो विधाएं हैं उनके अनुसार उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं। स्वरूप अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग होता है। जैसे गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है वर्णों, शब्दों और वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता लाना। तो ये गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बालक जो लिखित भाषा है उसके उच्चारण में वर्णों को, शब्दों को, वाक्यों को किस प्रकार से उच्चारित कर सके। क्योंकि आत्मकथा में लेखक का लिखने का भाव अलग होता है और निबंध में अलग होता है। निबंध और आत्मकथा दोनों अलग अलग विधाएं हो जाती है। तो किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से बोला जाता है, और बोलने के साथ में जैसे कि हमने गद्य शिक्षण, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में देखा था कि LSWR लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सभी उद्देश्य हैं। तो उन सभी उद्देश्यों के आधार पर उच्चारण में शुद्धता लाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस वाक्य को किस प्रकार से बोलना है, किस भाव के साथ में वो लिखा गया है, उस भाव को पहचानना और उसके साथ में लिखना। फिर है विचारों, सूक्तियों, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। तो बालक अपनी भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति, विचार और अपने विचारों को किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में, बालक की चिंतन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बालक की ही क्यों, हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की चिंतन जो प्रक्रिया होती है, थिंकिंग जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है। जैसा कि आप और मैं अभी, जैसे आप वीडियो देखते हुए भी कुछ वीडियो में ध्यान है लेकिन कुछ और अपने मन में चल रहा होगा, वैसे ही हमारी चिंतन, मानव जो एक प्राणी है उसकी चिंतन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो उस चिंतन प्रक्रिया में क्रमबद्धता कैसे आएगी, और उसको, चिंतन को जब हम एक क्रम के रूप में लिख देते हैं तभी वो विचार बनता है। तो विचार और सूक्तियां और मुहावरे, लोकोक्ति, इनका अपनी भाषा में बालक कब और कैसे प्रयोग करे, वो बालक को ये सब पढ़ने से आता है कि कहाँ किस प्रकार से क्या लिखा गया है और किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। चिंतन में स्पष्टता, संबद्धता और क्रमबद्धता। तो जैसा कि हमने बात की है कि विचार कैसे बनता है, चिंतन से बनता है। चिंतन में कुछ हमारी बातें आती है दिमाग में और उन बातों को हम जोड़ करके एक विचार बनाते हैं। तो उस विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। बालक को एकदम उद्देश्य के साथ में, टारगेट के साथ में एक अपना जो होता है कि चिंतन, थिंकिंग प्रोसेस वो राइट वे में जानी चाहिए। तो उस तरीके से जाने के लिए और उसको फिर स्पष्ट रूप से स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत से व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो काम करते करते कुछ और करते रहते हैं, या काम करना कुछ और जा रहे होते हैं, कर देते कुछ और है। क्योंकि उनका जो चिंतन है वो एक डायरेक्ट वे में, एक स्ट्रेट वे में, स्पष्ट रूप से नहीं जा रहा है कि उनको ये करना है, इतनी देर में करना है, इस तरीके से जाना है। तो वो चिंतन में स्पष्टता बालक में भाषा शिक्षण के अंतर्गत जब हम बच्चे को इस तरह के पढ़ाते हैं तो बालकों के भावों में, उसकी सौंदर्यात्मक अनुभूतियों में परिवर्तन होता रहता है। और शिक्षा क्या है, सीखने, व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही सीखना है। तो हम बालक के चिंतन में स्पष्टता और क्रमबद्धता की ओर बालक को हम ले जा सकते हैं कि अगर उसके दिमाग में कोई चिंतन आया है, कोई थिंकिंग आई है, कोई थॉट आई है, तो उसको वो किस तरह से लिख सके। आगे है भाषा विषयक शुद्धता के प्रति सम्मान। तो हम जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा के प्रति सम्मान और भाषा की शुद्धता के प्रति सम्मान होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। क्योंकि एक व्यक्ति को हम उसके व्यक्तित्व को उसके कपड़ों के द्वारा नहीं जानते हैं, बल्कि जिस भाषा और जिस तरीके से वह बोलता है, उसके एटिकेट्स हैं, उसके व्यवहार के जो गुण हैं, उसी से हम उसको जानते हैं। और जैसी भाषा वो बोले, कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को देखकर नहीं जाना जा सकता जब तक वो बोलता नहीं है। तो भाषा व्यक्ति का दर्पण होती है। जैसा व्यक्ति सोचता है, विचारों से व्यक्ति
महान बनता है। तो जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही व्यक्ति बोलता है। तो भाषा है वो शुद्ध बोली जानी चाहिए। तो इन सभी उद्देश्यों को, गद्य शिक्षण की ये जो उद्देश्य हैं, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ये जो विधाएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो पाठ का स्वरूप होता है वो है, सर्वप्रथम है भावनात्मक गद्य पाठ। कुछ गद्य के जो पाठ हैं उनमें उनको पढ़ाने से भावनात्मक विकास होता है, जैसे कि रेखा चित्र है, संस्मरण है। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके जो भाव हैं उनको याद करके लिखना संस्मरण कहलाता है। और जैसे जीवनी है, आत्मकथा है, तो जीवनी, आत्मकथा, इस प्रकार के जो पाठ हैं ये भावनात्मक या विचारों के रूप में या व्यक्ति की जो, बालक की जो भावनाएं हैं उनका विकास करते हैं। उसके बाद में आता है विचारात्मक गद्य पाठ। कुछ गद्य पाठ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से बालकों के विचारों को मंथन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे निबंध है, आलोचना साहित्य है, रिपोर्टाज है। तो इस प्रकार के जो पाठ हैं इनको विचारात्मक गद्य पाठ कहा जाता है। फिर है वर्णनात्मक गद्य पाठ। तो यात्रा वृत्तांत है, तो निबंध है, जैसे ऐतिहासिक निबंध है, या फिर घटनात्मक निबंध है, या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो कहीं किसी भी स्थान के बारे में किया गया जो वर्णन है, किसी स्थान के बारे में, दृश्यों के बारे में, प्राकृतिक दृश्यों के बारे में, तो वो वर्णनात्मक गद्य पाठ के अंतर्गत आता है। और सूचनात्मक पाठ जो होता है उसमें बालक को जो सूचनाएं दी जाती है वो सभ्यता की, संस्कृति की, पर्वों की, यात्राओं के बारे में, युद्धों के वर्णन के बारे में। तो इस तरह के जो पाठ होते हैं वो सूचनात्मक पाठ कहलाते हैं, जिनमें यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, निबंध के कुछ पाठ, इस तरह के कुछ जो भाग हैं, कुछ शैलियां जो निबंध की हैं वो सूचनात्मक पाठ के अंतर्गत आती हैं। तो जब हमारे पास सूचनात्मक पाठ, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक, इस तरह के अलग अलग पाठों के स्वरूप हैं, तो उन पाठों के स्वरूप को देखते हुए हमारे पास गहन पाठ और द्रुत पाठ, दो पढ़ाने की विधियां भी होती हैं गद्य में। तो गहन पाठ के अंतर्गत क्या किया जाता है, मौन रह करके और उस पाठ को, एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ करके और उसका भाव ग्रहण किया जाता है, मूल भाव या सारांश ग्रहण करने की कोशिश की जाती है। और द्रुत पाठ जो होता है वो सूचनात्मक पाठों में और वर्णनात्मक पाठों में पाठ से पढ़ता है और उनका केवल परिचयात्मक जानकारी लेता है। और भावनात्मक और विचारात्मक पाठ है, वहां बालक को थोड़ा रुकने की आवश्यकता होती है ताकि वो गद्य पाठ को पढ़ करके अपने भावनाओं को और विचारों के साथ में उसको जोड़ सके। तो इस तरह से गहन पाठ का उपयोग किया जाता है और इन दोनों को ही हम मौन वाचन के द्वारा पढ़ा सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम मौन वाचन और सहस्वर वाचन और वाचन के जो प्रकार हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जल्दी से देखिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को जानकारियाँ मिल सके। और आगे की और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गुरु KPO चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।